Hello, 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 hello. Hello, everyone. Welcome to the lecture number 8 of Concept Crash Course. And welcome to the lecture number 3 of Kinetic Theory of Gases. तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आपका 12th क्लास के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास कोर्स, जिसके अंदर में ऑलरेडी एक लेसन रोटेशनल डायनामिक्स कवर हो चुका है। एंड ये है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने ऑलरेडी देख लिया है एवरेज प्रेशर का डेरिवेशन लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हमने उसी एवरेज प्रेशर का डेरिवेशन का यूज़ करते हुए हमने डिराइव किए थे वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड कुछ काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशंस, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल क्या होता है एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। सो इस लेक्चर के अंदर में अब हम देखने वाले हैं आपका एनर्जी का इंटरेक्शन विद द सरफेस। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए हीट रेडिएशन विथ सरफेस, हीट रेडिएशन विथ सरफेस और इंटरेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन विथ सरफेस। चलिए समझिए क्या होता है ये। मान लीजिए यह है आपका एक सरफेस। इस सरफेस पे अगर एक हीट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, अगर इस पे कोई एक हीट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए हीट इंसिडेंट जो हो रही है उसकी वैल्यू Q है। सो Q इज टोटल हीट इंसिडेंटेड ऑन सरफेस। अब ये भी जो भी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन आपकी अब 3 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक होगी। कैसे? सबसे पहला वो हिस्सा जो इस सरफेस से टकरा के आपका हो जाएगा रिफ्लेक्ट, तो वो कहलाएगा आपका QR इज हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। देन हो सकता है कुछ रेडिएशन आपका इस सरफेस से ट्रांसमिट कर जाए, बाहर निकल जाए, तो ये कहलाएगा आपका QT, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन आपका इस सरफेस के अंदर में ही ट्रैप हो जाए, वो रहेगा आपका हीट एब्जॉर्ब्ड। सो यहां लिखेंगे QR क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर लिखेंगे QA क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, और यहाँ लिखेंगे QT क्या है आपका, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड। देन जो भी आपका हीट इंसिडेंट हुआ, उसी इंसिडेंट हीट के तो 3 हिस्से बने। कौन कौन से हिस्से? QA प्लस QR प्लस QT। जानबूझ के मैं इसको लिखता हूं ART इस फॉर्मेट में, आर्ट, QA प्लस QR प्लस QT। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं टोटल अमाउंट ऑफ हीट से, मतलब कि Q से, तो आपको मिलेगा Q अपॉन Q इक्वल्स टू QA अपॉन Q प्लस यह मिलेगा QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन में Q। Q से Q कैंसल। अब ये 3 है आपके इंपॉर्टेंट टर्म या फिर बोल दीजिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहला टर्म आपका QA अपॉन Q ये कहलाता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड out of the total heat incidented on the surface. This is called as absorptivity A. Absorptivity. Then QR upon Q कहलाएगा आपका R. This is called as absorptivity, amount of heat radiation reflected from the surface out of the total reflectivity. This is called as reflectivity. Then लास्ट टाइम आपका QT अपॉन Q ये है आपका अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड आउट ऑफ टोटल, इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। तो आप देख पा रहे हैं एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी का रेशियो या फिर ट्रांसमिटिविटी, इन सभी का सम आपका होता है 1 के बराबर। नाउ इफ यू विल सी फ्रॉम द मटेरियल्स पर्सपेक्टिव, तो आपके इस कंडीशन से बनती है तीन चार इंपॉर्टेंट बातें।
जिसके अंदर में सबसे लास्ट कंडीशन आपके लिए रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऑलरेडी इसके बेस पे एमसीक्यूज या फिर वन मार्क्स से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपसे फिर से पूछ सकता है। क्या कंडीशंस है वो? ऐसा मान के चलिए कि अगर किसी सरफेस का रिफ्लेक्टिविटी 0 हो एंड ट्रांसमिटिविटी 0 हो। इफ रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी इज 0, क्या मतलब है? एब्जॉर्प्टिविटी का आंसर आपका आएगा 1। इसका ये मतलब होता है कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन आपकी आई, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब्ड हो गई। इसे हम कहते हैं परफेक्टली परफेक्टली एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग बॉडी। अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी मतलब कि जितनी भी रेडिएशन आई उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन करता है आपका ब्लैक बॉडी। सो इसे हम ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए एक और टर्म डिफाइन होता है जो होता है इमिसिविटी, उसे हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। बट ये हुआ आपका एब्जॉर्प्टिविटी। नेक्स्ट, इफ इफ एब्जॉर्प्शन इज जीरो, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इफ ट्रांसमिशन इज जीरो, तो आपको मिलेगा R इक्वल्स टू 1। इसका ये मतलब है कि जितनी भी हीट रेडिएशन इंसिडेंट हुई वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर गई। मीन्स दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। नाउ दिस इज ऐसे ही आप बना सकते हैं एक और कंडीशन जिसमें आपका ए और टी हो गया, आर और टी हो गया, जिसमें आपका बनेगा अब ए और आर 0 एंड टी विल बी इक्वल टू 1। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी। ठीक है, वो तो कर लोगे। इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन, मान लीजिए किसी एक बॉडी का ट्रांसमिशन 0 है। इफ ट्रांसमिशन इज 0, इसका मतलब ये है कि ए प्लस आर इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका? अगर आप किसी एक सरफेस के थ्रू देख रहे हो तो ट्रांसमिट नहीं हो रही है एक भी रेडिएशन, मतलब आपको उसके नीचे क्या रखा है ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये सरफेस आपका ओपैक सरफेस है, हमें आर पार दिखाई नहीं देता। जिस सरफेस से आर पार दिखाई नहीं पड़ता उसको बोलते हैं ओपैक सरफेस। सो इफ ट्रांसमिटिविटी इज 0, देन ए प्लस आर विल बी इक्वल टू 1 and such a body is called as opaque body। opaque body, QUE, opaque body। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कब होता है ये? जब a प्लस आर 1 होता है या फिर ट्रांसमिटिविटी 0 होता है। दिस कॉल्ड एज ओपैक बॉडी। नाउ तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए इसको याद रखिएगा 2 मार्क्स के लिए। इट इज फॉर 2 मार्क्स, जिसमें आपको सभी टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं एंड ये आपको डेरिवेशन करने का है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है यहाँ पर इमिसिविटी। पहले करते हैं आपका इमिसिव पावर डिफाइन। इमिसिव पावर, इमिसिव पावर एंड देन हम करेंगे बाद में डिफाइन आपका इमिसिविटी। इमिसिविटी इमिसिविटी चलिए, इमिसिव पावर क्या होता है? इमिसिव पावर का सिंपल मतलब है इंटेंसिटी। क्या होती है इमिसिव पावर? इमिसिव पावर डिनोट करते हैं हम लोग आर से। इंटेंसिटी कहिए या इमिसिव पावर करिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका रेडिएशन की बात चल रही है, हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऑब्वियसली बात करेंगे आपका आपका हीट रेडिएशन या फिर रेडिएशन पावर। इंटेंसिटी यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे। तो रेडिएशन पावर इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका अगर देखोगे आप लोग यूनिट, तो ये होगा आपका जूल में, ये होगा आपका मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड। जूल पर सेकेंड कहलाता है वैट, तो ये बनेगा आपका वैट पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका यूनिट किसके लिए? रेडिएशन पावर के लिए। नाउ मान लीजिए RO इज रेडिएशन पावर, रेडिएशन पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी।
ऑर्डिनरी बॉडी एंड आर बी मान लीजिए रेडिएशन पावर, रेडिएशन पावर ऑफ ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो इमिसिविटी हम कर सकते हैं डिफाइंड ऐसे, इमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। क्या है ये? इमिसिविटी रेडिएशन पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दी रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये हुआ आपका इमिसिविटी। नाउ अगर आप बात करोगे ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी क्या होगा, तो जो बॉडी लिया वो भी ब्लैक बॉडी है, कंपेयर करना है तो भी ब्लैक बॉडी से करना है। तो जब दोनों की दोनों ब्लैक बॉडी ही रहेगी अल्टीमेटली, तो आपका इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी विल बी 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया आपका इमिसिविटी, इमिसिव पावर या फिर रेडिएशन पावर बोल सकते हैं उसको। एंड देन ये हुआ आपका ए आर टी मीन्स एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी। इन तीनों का एडिशन आपका होता है 1 के बराबर। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फेरिस ब्लैक बॉडी। हेडिंग लगाइए, फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। एग्जाम के अंदर में आपसे इसकी डायग्राम भी सिर्फ पूछ सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर फेरिस ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी पूछ ले। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहे, ड्रॉ दी वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ फेरिस ब्लैक बॉडी एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, और एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फेरिस ब्लैक बॉडी विथ अ नीट लेबल डायग्राम। चलिए समझते हैं क्या होता है ये। तो फेरिस ब्लैक बॉडी आपका इस तरीके का एक डबल वॉल्ड, इस तरीके का एक डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड शेल होता है। दिस इज डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड शेल, डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड शेल। देन इस इवैक्यूएटेड शेल पे बिल्कुल इस लाइन के जहां पे आपने ओपनिंग रखा, अच्छा इस ओपनिंग को हम कहते हैं अपर्चर। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अपर्चर। फिजिक्स के अंदर में ध्यान रखिए, जब भी आपका डायमेंशन, जब भी आपकी ओपनिंग बहुत छोटी रहती है, तो उस बहुत छोटे डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर्चर नाम पे। तो ये हो गया आपका वेरी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज अपर्चर। इस ओपनिंग के बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट पे एक रखते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल प्रोजेक्शन, दिस इज कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन क्या करता है कोनिकल प्रोजेक्शन? जैसे हम जानते हैं कि अगर कर्व पे हम टेंजेंट खींचेंगे, तो जो लाइन आपकी सेंटर से आएगी वो लाइन एग्जैक्टली इंसिडेंट होने के बाद आपकी क्रॉस कर जाएगी 180 डिग्री से, जाएगी रिफ्लेक्ट। तो नॉर्मल से देखोगे तो आंख बनेगा बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो हम ये नहीं चाहते कि आपकी रेडिएशन आए और बाहर निकल जाए, क्योंकि हम तो बना रहे हैं ब्लैक बॉडी। एंड ब्लैक बॉडी होती क्या है? जिसके अंदर में सारा का सारा हीट रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसी भी रेडिएशन को बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो ये लगाया हमने कोनिकल प्रोजेक्शन। देन इस बॉडी का इंटरनल पार्ट, द इंटरनल पार्ट ऑफ दिस शेल इज दिस बॉडी is coated with a special material which is called as lamp black। तो इसको कोट करते हैं हम लोग लैम्प ब्लैक मटेरियल से। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक क्या है ये एक कोटिंग है। लैम्प ब्लैक इज अ कोटिंग। नेक्स्ट इसका जो आउटर कोट होता है, आउटर साइड होता है, दिस आउटर साइड इज सिल्वर कोटेड। सिल्वर कोटेड क्यों किया है इसको? क्योंकि ये आपका शाइनिंग होता है, शाइनिंग कोटिंग होती है ये, ING शाइनिंग कोटिंग होती है ये। क्यों करना है आउटर को शाइनिंग? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी बाहर से रेडिएशन आपके अंदर घुस जाए, अंदर आ जाए। सेकंड, क्यों रखा इवैक्यूएटेड? क्योंकि हम नहीं चाहते आपका यहाँ से जो भी रेडिएशन आए वो कंडक्ट होकर के अंदर पहुंच जाए। क्यों किया लैम्प ब्लैक? क्योंकि जो भी रेडिएशन आपकी यहाँ से अंदर आएगी वो यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, ऐसे जाएगी, मान लीजिए यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ आ गई, इस तरीके से आपके बेंड कर जाएगी।
तो जितनी भी आपकी हीट रेडिएशन है वो आपकी टकरा टकरा के अंदर ही रह जाएगी। इसलिए हमने उसको किया अंदर से लैम्प ब्लैक कोटेड, क्योंकि रेडिएशन बाहर निकलना अलाउ नहीं कर सकते, जितनी आए उतनी एब्जॉर्ब हो जाए, जितना अच्छा बना सके उतना अच्छा बना सके। तो ये है आपका फेरिस ब्लैक बॉडी का पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। क्या क्या हुआ इसके अंदर में? डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड शेल provided with a small opening called as aperture and a conical projection. Then the internal part of the evacuated shell is coated with a material lamp black, and the outer part of the shell is coated with silver coat which is shining material. हो गया। इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन वाइज, एंड जो आपको मैं बताया कि क्यों किया है वह क्यों कोट किया हुआ है उसी को आपको लिख देना है, उसी के साथ में आगे पॉइंट बढ़ा बढ़ा करके। तो आपका 6-7 पॉइंट बन जाएंगे, जिससे आपका बन जाएगा कंस्ट्रक्शन, एंड आपका डायग्राम बना दोगे, 2 या 3 मार्क्स एग्जाम में आता है, आप लिख दोगे, आपका मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट लगाएंगे हेडिंग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी पूछता है। क्या है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ? पहले एक आपको मैं बनाता हूं डायग्राम, जिस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो क्या किया, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक मटेरियल लिया, एक लेट सपोज आपने बॉडी लिया, इस बॉडी को हीट करना स्टार्ट किया, इस बॉडी को हीट किया। हीट हमने अलग अलग लेवल्स पे किए। मान लीजिए हमने T1 टेम्परेचर तक हीट किया, हमने T2 टेम्परेचर तक हीट किया, एंड हमने T3 टेम्परेचर तक हीट किया। जहां पर T3 आपका बड़ा है T2 से एंड T1 से, मतलब सबसे ज्यादा आपका T3 है। टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हीट किया, सिंपल सा बोलो तो। ये जितने भी हमने बॉडी, एक ही बॉडी थी वैसे तो इस बॉडी को जितने भी टेम्परेचर्स में हमने हीट किया, उस हीटेड बॉडी को अब हमने ठंडा करना अलाउ किया, एंड ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि क्या हो रहा है उस बॉडी के साथ। मतलब किस तरीके से वो बॉडी आपकी ठंडी हो रही है, कलर बदल रही है। नाउ कलर रेफर्स टू लैम्बडा, तो लैम्बडा हमने प्लॉट किया एक एक्सिस पे, एंड रेडिएशन पावर कितनी निकल रही है, कितनी है रेडिएशन पावर उस बॉडी की, वो हमने प्लॉट किया वाई एक्सिस पे। रेडिएशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मान लीजिए आरबी। नाउ यूनिट ऑफ आरबी इज वैट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज जूल पर एरिया पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ आपका रेडिएशन पावर। व्हाट साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड इज, दे ऑब्जर्व्ड एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कर्व आपका कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, जहां पर उन्होंने ये देखा कि मैक्सिमम रेडिएशन पावर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आया। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को बोला गया लैम्बडा मैक्स। ये आपका टेम्परेचर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसको बोल दिया लैम्बडा 1 मैक्स। क्या हुआ, लैम्बडा मैक्स क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम रेडिएशन पावर। गुड। तो मैक्सिमम रेडिएशन पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ आएगा वो है लैम्बडा मैक्स। तो लैम्बडा मैक्स इज अ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएशन पावर। फिर से बोलता हूं, लैम्बडा मैक्स इज वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएशन पावर। आई होप दिस इज क्लियर। देन सेकेंड टेम्परेचर पे जब हमने बॉडी को T2 पे जब हीट किया, तो T2 का भी ग्राफ ड्रॉ किया, और T2 का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से। ऑब्जर्व ये किया कि जो मैक्सिमम रेडिएशन पावर आपको अब मिला, वो आपका हल्का सा शिफ्ट कर चुका है लेफ्ट साइड की तरफ। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया T2 किया, तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आपकी छोटी हो गई। ऐसे ही एक और टेम्परेचर T3 पे हमने हिट किया, तो T3 पे ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से। यहां पर मैक्सिमम रेडिएशन पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो आपकी और छोटी हो गई। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो लैम्बडा मैक्स आपका घटता जा रहा है। यही है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज डिफाइंड एज the maximum wavelength is inversely proportional to the absolute temperature of the body. Now lambda max को रहने दीजिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं b एंड डिवाइड बाय t।
दिस बी इज कॉल्ड एज विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इज 2898। मैं जो वैल्यू बेटा बता रहा हूं उसी को याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको ये वैल्यू हेल्प करेगी। यूनिट बता रहा हूं वो भी यूनिट याद रखिए, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर नहीं, माइक्रोमीटर बता रहा हूं मैं यूनिट आपको। तो माइक्रोमीटर केल्विन 2898 कोई पॉइंट नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कुछ भी नहीं, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। ये हुआ आपका बी का वैल्यू। सो लैम्बडा मैक्स आपको क्या मिला, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज बी इज कांस्टेंट, तो आपको मिला कांस्टेंट। ये है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है इसके ऊपर। जनरली क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल में वो लोग, कि न्यूमेरिकल में बोलेंगे कि किसी एक लैम्बडा की वैल्यू इतनी है जब आपका टेम्परेचर इतना था, तो फर्स्ट कंडीशन आपको मिल जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में हो सकता है आपको लैम्बडा दे दे तो टेम्परेचर पूछ लेगा, हो सकता है टेम्परेचर दे दे तो आपसे लैम्बडा पूछ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कोई बोल देता है कंपेयर करने के लिए, तो आप बड़े ही आराम से इनको कर सकते हैं। ये हुआ आपका थर्ड लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसके अंदर हीट रेडिएशन का इंटरेक्शन हमने समझ लिया बॉडी के साथ में या फिर सरफेस के साथ में। सो आई होप ये लेक्चर आपको यूज में आ रहे हैं, आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा पा रहे हैं, एंड इन लेक्चर से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। ये लास्ट समय का रिवीजन आपको हेल्प करेगा। अगर आपने इसके पहले नहीं भी पढ़ा था तो जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतना कंटेंट भी पढ़ोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी रेगुलर वीडियोस तो आपको आ ही रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते जाए ताकि आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर सकें। जिस तरीके का टफ चैलेंज आपके पास है कि हमें 30 डेज में 35 डेज में हमें सारा का सारा सिलेबस कवर करना है या फिर मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, वैसे ही हमने भी टारगेट पकड़ा हुआ है। सारा का सारा प्रेशर बच्चों पे क्यों, कुछ प्रेशर हम भी लेंगे आपका। तो कुछ टारगेट हमने भी रखा हुआ है कि हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एंड रेगुलर वीडियो पक्का प्रोवाइड करेंगे। इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, प्रॉपरली देखिए, नोट्स बनाइए एंड रिवाइज करते रहिए। इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर वी आर एल्विनाइट्स एंड वी विल बी कंसिस्टेंट। हम कंसिस्टेंट रहेंगे सर, हम आप जो लेक्चर दे रहे हैं उससे फायदा उठाएंगे, अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। पुट इन द कमेंट्स कि वी आर एल्विनाइट्स, हम गिव अप नहीं करेंगे। रिमेंबर बेटा, लास्ट के समय में आपको सिर्फ 3 चीज पे करना है फोकस। वो है आपका RRR, ट्रिपल आर, मूवी देखा होगा, पर यहाँ का ट्रिपल आर अलग है। क्या है ये ट्रिपल आर? ये ट्रिपल आर है आपका रीड, रिवाइज एंड रीगेन। रीड का मतलब पढ़ना है, पहले लेक्चर्स देखने हैं, पढ़ने हैं, नोट्स बनानी है, फिर रिवाइज करना है उन लेक्चर्स को, एंड रिगेन मतलब कि याद रखना है फिर उन चीजों को जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो रिमेंबर दिस RRR, रीड रिवाइज रिगेन। अपने आपको बोलते रहिए रीड रिवाइज रिगेन। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर हम रीड करेंगे, हम रिवाइज करेंगे एंड हम रिगेन भी करेंगे, एंड 30 डेज बाद जब हमारी एग्जाम स्टार्ट होगी तो 100% गारंटी, 100% प्रॉमिस कि हम एग्जाम में अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के अंदर में, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो आपको 12th क्लास के अंदर में बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी, हेल्प करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।